इंडियन नेवी भी अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को कैंसिल करके इंडियन एयरफोर्स के साथ एमएमआरसी टेंडर में शामिल होना चाहता है। चाइना के एक डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने का कोई अनुभव नहीं है। बैरल ब्लास्ट के बाद एटीएजिस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जा चुका है और अभी इंडियन आर्मी 400 के आसपास एटीएस को खरीदने का प्लान भी कर रही है। और अंत में भारत की ह्यूमन स्पेस मिशन अभी 1 साल के लिए डिले हो सकती है। और हम जैसे गरीब यूट्यूबर लोगों को डीडी की तरफ से इसरो की वीडियोज को यूज करने पर जो कॉपीराइट क्लेम किया जाता था, उसको इसरो की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को लेके है। आप सबको पता होगा कि अभी इंडियन नेवी के लिए 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया था, जिसको अभी फंड्स की कमी होने की वजह से रिड्यूस करने की बात की गई थी। हालांकि 2017 से इस टेंडर को फ्लोट किया गया था, लेकिन अभी 57 के बदले बस ने भी 36 एयरक्राफ्ट को ही खरीदना चाहती है। अब मिग-29 के फाइटर जेट्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन नेवी इनको वक्त से पहले रिटायर करना चाहती है और 2017 में इशू किए गए टेंडर में शामिल किए गए RFI में से नेवी अभी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल को इवैल्यूएट कर रही है, जिससे साफ होता है कि वो आगे चल के इन्हीं 2 फाइटर जेट में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहती है। इसी दौरान पिछले हफ्ते हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि नेवी की तरफ से अभी अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को इंडियन एयरफोर्स की MMRC टेंडर के साथ कंबाइन करने का फैसला किया गया है, जिस वजह से हमें ओवरऑल फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी अगर नेवी की तरफ से 57 के बदले 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया जाता है और इसके लिए एक सेपरेट टेंडर को फ्लोट किया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और फाइनल करने के लिए हमको काफी वक्त लगने के साथ साथ इसके अंदर सिलेक्ट होने वाले फाइटर जेट भी हमें थोड़े महंगे पड़ने वाले हैं। पर अगर इनको MMRC टेंडर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो हमें काफी हद तक फायदा हो सकता है, क्योंकि बल्क ऑर्डर के साथ यूनिट कॉस्ट थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी एक ही फाइटर जेट को सिलेक्ट करने वाली है। साथ ही नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट को इवेल्युएट कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि वो इन्हीं में से किसी एक क्राफ्ट को सिलेक्ट करने की प्लान कर रहे हैं। अभी अगर इस टेंडर को कंबाइन कर दिया जाता है तो MMRC टेंडर में भी इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा और ऐसे में राफेल का चांस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वैसे अगर इस टेंडर को कंबाइन किया जाता है और एक ही फाइटर जेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है तो एयरफोर्स के लिए अलग वेरिएंट और नेवी के लिए अलग वेरिएंट इजीली बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नेवी अभी हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऊपर भी नजर रखी हुई है और 2030 तक इसको नेवी में ऑपरेशनल कंडीशन में देखने की उम्मीद कर रही है। अगला अपडेट भारत, यूके और चाइना को लेके है। कुछ महीने पहले यूके की तरफ से बताया गया था कि वो अभी इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ जॉइंट पेट्रोल को करने वाले हैं और इसके लिए वो अपनी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ को इंडियन नेवी के साथ डिप्लॉय करने वाले हैं। ब्रिटिश नेवी की तरफ से अभी अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैयार किया जा रहा है और वो 2021 की शुरुआत में ही इसको इंडियन ओशन रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय करने वाले हैं। इसके साथ ही आगे चल के ये जापानीज वाटर में जाके वहां पर भी जापान और यूएस के साथ नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान कर चुकी है। अब इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए चाइना की तरफ से बताया गया है कि अगर यूके और भारत अपनी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन ओशन रीजन में या पैसिफिक ओशन में या फिर साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं तो उनको काफी सारे टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम के साथ बात करते हुए सॉन जोंगपिंग ने बताया है कि क्वीन एलिजाबेथ अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और अगर इसको यूके डिप्लॉय करने की कोशिश करता है तो उसको काफी सारे टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ सकता है। और भारत की बात करें तो भारत की शिप बिल्डिंग प्रोसेस काफी स्लो है और अभी तक भारत की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार नहीं हुआ है, जिसे शायद 2022 तक भारत ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको भी आगे चल के काफी सारे टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना यह है कि चाइना के पास DF-21 या फिर DF-26 जैसे कैरियर किलर मिसाइल मौजूद है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यूके या भारत की कैरियर्स उनके सामने कुछ भी नहीं है और उनके मुताबिक यूके और भारत की तरफ से अभी बस एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं होने वाला है। अब मजे की बात तो ये है कि चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट, जिनको खुद एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का कोई अनुभव नहीं है, वो ऐसे 2 देशों को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेक्निकल इशू के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके पैदा होने से पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि चाइना अभी जान चुका है कि वो आगे चल के पूरी तरीके से गिरने वाला है
और अगर एक साथ यूनाइटेड स्टेट, भारत और यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी में एंटर कर जाती है तो इससे चाइना को कितना खतरा होने वाला है। अगला अपडेट ATAGS को लेके है। आप सभी को याद होगा कुछ महीने पहले ATAGS की फाइनल ट्रायल के दौरान इसका बैरल फट गया था, जिस वजह से इसके ट्रायल बंद कर दिए गए थे। इसके बाद ये खबर सामने आया था कि ATAGS के बदले साथ भारत अभी कोई आर्टिलरी गन्स को इंपोर्ट करने वाला है, लेकिन अभी यह रिपोर्ट के मुताबिक ATAGS की फेलियर के बाद भी अभी दोबारा इसकी टेस्टिंग शुरू किया जा रहा है और इसको अभी महाराष्ट्र में कंडक्ट किया जा रहा है। अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट के मुताबिक फेलियर हर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, जिससे हमको निराश होने के बदले गलतियों को समझ के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी इसको बना रहे हैं, चाहे वो DRDO हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, उनको एनकरेज करना चाहिए। अभी इंडियन आर्मी लगभग 400 आर्टिलरी गन्स को खरीदने वाला है और जैसे ही अभी ATAGS का डेवलपमेंट स्टेज है तो इसे इंडक्ट करने के बदले इजराइल से एथॉस गन को खरीदने की बात की गई थी, लेकिन अगर हम इजराइल से इन गन्स को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें ये मिलते मिलते काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से इसी बीच बताया गया कि महाराष्ट्र में चल रही ट्रायल के बाद अगर उनको ATAGS का ऑर्डर मिल जाता है तो इन गन्स की 200 यूनिट को वो बस 18 महीने के अंदर ही डिलीवर कर सकते हैं। अब इंडियन आर्मी इजराइल की एथॉस गन को खरीदना तो चाहती है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने में काफी वक्त लगने वाला है और नेगोशिएशन प्रोसेस अभी काफी टाइम लेने वाला है, जबकि अभी हमें गन्स की काफी जरूरत है। ऊपर से ATAGS की बात करें तो ये एथॉस गन्स के मुकाबले हर क्षेत्र में बेहतर है और हमारा अपना सिस्टम होने की वजह से हमें काफी सस्ता भी पड़ने वाला है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आर्मी अभी एथॉस गन के बदले ATAGS को खरीदने का विचार कर रही है। अगला अपडेट एक बुरी खबर है। अब सबको पता होगा 10 से 12 दिन पहले एक MiG-29 एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में कहीं पर क्रैश हो गया था। ये एयरक्राफ्ट मैलवेयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद INS विक्रमादित्य से गोवा की सोर बेस नेवल बेस में वापस लौट रहा था और इसी बीच वो कहीं पे क्रैश हो गया था। इसमें 2 पायलट मौजूद थे, जिनमें से एक पायलट क्रैश होने के बाद से ही मिसिंग था। पिछले हफ्ते ही हमको क्रैश हुई MiG-29 के अवशेष मिल गए थे, लेकिन फिर भी पायलट का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। नेवी की तरफ से इसमें अपने 9 वॉरशिप्स और 14 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था और फाइनली आज हमको हमारे पायलट की बॉडी मिल चुकी है। इनका नाम कमांडर निशांत सिंह था, जो कि क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। क्रैश होते वक्त ऐसा संदेह किया गया था कि दोनों ही पायलट इजेक्ट कर गए थे, लेकिन अभी कमांडर निशांत सिंह की बॉडी मिलने के बाद ऐसा डाउट किया जा रहा है कि इजेक्शन प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ था। उनकी बॉडी अभी गोवा की कोस्ट लाइन से 30 मील दूर पाया गया था, जो कि सी लेवल से लगभग 70 मीटर नीचे था। अब सवाल ये कि उन्होंने इजेक्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद अगर वो सी में लैंड किए थे तो वो पानी के अंदर कैसे चले गए थे? क्योंकि आमतौर पर ऐसे सिचुएशन में एक SOS सिग्नल अपने आप शुरू हो जाता है और उनके पास लाइफ सपोर्ट भी मौजूद होता है, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करने में उनकी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी SOS सिग्नल नहीं मिल रहा था, जो कि उनको ढूंढने में इतना वक्त लगने का सबसे बड़ा कारण था। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। अब सबको पता होगा कि रिसेंटली भारत यूनाइटेड स्टेट से 2 प्रेडेटर ड्रोन लीज पर ले लिया है, जिसको अभी नेवी इस्तेमाल कर रही है और ऐसे 18 ड्रोन को अभी लीज पर लेने की कोशिश की जा रही है, जिनको आगे चल के एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी बीच नेवी की तरफ से अभी अपनी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को भी लीज पर लेने का प्लान किया जा रहा है। अब नेवी के पास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कितनी कमी है, ये बात आप सबको मैंने कई दफा बता रखा है और अभी तक हमारी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। अगर ये फाइनल होता है तब भी इसके बाद इनकी डिलीवरी शुरू होने में हमें 4 से 5 साल लग सकते हैं और इसी वजह से नेवी अभी अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की कोशिश कर रही है। नेवी की तरफ से भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ इस हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है और इनको नेवी मेनली ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले और सेकेंडरी रोल में इनको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन कंडीशन के बेसिस पर नेवी अभी ऐसे 12 से 18 हेलीकॉप्टर को लीज पर लेना चाहती है और इनको अभी कम से कम 4 साल के लिए लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है। इस दौरान इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट तो नेवी करेगी, लेकिन इनकी सर्विस और मेंटेनेंस को लेकर जितना भी इशू आएगा उनको वेंडर की तरफ से सॉल्व किया जाएगा। अब ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब तक हमारा नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर फाइनल नहीं होता है तब तक हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे चल के हम 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लीज पर लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर की दिक्कत ये है कि इनको एक्टिव कॉम्बैट रोल में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन ओशन रीजन को लेके है। भारत और यूनाइटेड स्टेट अभी एक दूसरे के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए आपस में मैरीटाइम डाटा को शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए भारत की तरफ से भी 21 देशों के साथ वाइड शिपिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया है।
इस पैक्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल से लेके वियतनाम, ओमान और मॉरिशस जैसे और भी कई देश शामिल हैं। और इस पैक्ट के अंदर इंडियन ओशन रीजन से होते हुए जाने वाले सभी मर्चेंट शिप्स की डायनामिक डाटा को आपस में एक्सचेंज करने की बात की गई थी। भारत का कहना है कि इंडियन ओशन रीजन काफी बड़ा इलाका है, जिस वजह से कोई अकेला देश इस पर इफेक्टिवली नजर नहीं रख सकता है, क्योंकि इस साल में इस रीजन से होते हुए ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 66%, कार्गो शिपमेंट का 33% और 50% कंटेनर शिपमेंट किया जाता है। और अभी भारत इसकी मेंबर्स को 21 से बढ़ाकर 36 तक करने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता है। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट के साथ हाल ही में डिस्कस किए जा रहे पैक्ट की बात करें तो इसका नाम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट रखा गया है, जिसको शॉर्ट में मिस्टा कहा जा सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर में जब भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच 2+2 मीटिंग अरेंज किया गया था, उस दौरान भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। पीटीआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली ह्यूमन स्पेस मिशन अभी 1 साल डिले होने वाली है और इसकी मेजर वजह भी चाइनीज रायते को बताया गया है। पहले किए गए प्लान के मुताबिक ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने से पहले हम 2 अनमैन्ड मिशन को लॉन्च करने वाले थे, जिसमें से पहला मिशन दिसंबर 2020 में और दूसरा मिशन जुलाई 2021 में होने वाली थी और उसके बाद दिसंबर 2021 तक हम पहले ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाले थे। लेकिन अभी हमारी जो 2 अनमैन्ड स्पेस मिशन थे, इनको 2021 के एंड तक करने का प्लान किया गया है। गगनयान मिशन की बात करें तो इसमें भारत की तरफ से 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का प्लान किया गया है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिन तक रहने के बाद वापस आने वाले हैं। अब इस मिशन के लिए पहले से इसरो को S-200 बूस्टर्स को डिलीवर कर दिया गया है, जिसको GSLV Mark 3 को इनिशियल बूस्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको वक्त से पहले LNT की तरफ से बनाकर इसरो को डिलीवर कर दिया गया है। अब इसरो को लेके एक और अपडेट है। कई बार ऐसा होता है जहां पर हम लोग अगर इसरो की कोई लॉन्च वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस पर डीडी वाले कॉपीराइट क्लेम कर दिया करते हैं, लेकिन अभी इसरो की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि डीडी का इन पर कोई हक नहीं बनता है और इसका पूरा का पूरा कॉपीराइट इसरो के पास है, जो कि वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं और वो इन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं। और अभी हर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर डीडी वाले उस पर क्लेम कर देते हैं तो उससे सेफ रहने के लिए वो लोग सीधे इसरो से रिटन परमिशन ले सकते हैं। और इसरो ने यह भी अभी क्लियर कर दिया कि डीडी एक गवर्नमेंट एजेंसी होने की वजह से इसरो की लॉन्चेस का ब्रॉडकास्ट करता है, पर जो ओरिजिनल वीडियो होता है वो इसरो का होता है। यहाँ तक कि जो एनिमेशन वीडियो इसरो की तरफ से कभी कभार शेयर किया जाता है उसका कॉपीराइट भी इसरो के पास होता है, जो कि वो फ्रीली इंडिविजुअल क्रिएटर्स को दे रहे हैं। ऐसे 2 हादसे मेरे साथ भी हो चुके हैं, जहाँ पर एक बार डीडी वालों ने एक 10 सेकंड की क्लिप के लिए मेरे पे सीधा स्ट्राइक दे दिया था, जबकि इसको फेयर यूज पॉलिसी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब मैंने उनको मेल किया था तो उनके तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। इसके बाद मैंने एक और बार इसरो की एक एनिमेशन क्लिप को अपने वीडियो में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके ऊपर भी पता नहीं किसी ने क्लेम मार दिया, तो मुझे बाद में वो वीडियो हटाना पड़ा था। तो चलिए, ये सब तो अपना रोज का है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।